हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर, जहां आपको एमसीक्यू के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं। आपको कितना लाभ मिल रहा है ये तो आप ही जानते होंगे। इसके अलावा जो जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी प्रश्न मैं इस सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इसमें सेंस रहा है पशु परीक्षा भर्ती के लिए। तो अब हमारा काम मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि आप व्याख्यात्मक रूप में न पढ़ करके एमसीक्यू के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी का आकलन करें। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न आज इस सीरीज का ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये चूरू जिले में आता है, राजस्थान के चूरू जिले के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कृष्ण काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ये लागू हुआ था सन 1972 में। सन 1972 में। एक प्रश्न पहले भी छोड़ गए हम। देखिए, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सवारी शुरू की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। आपको जो 6 पारी में एक पारी के अंदर ये प्रश्न अवश्य मिल जाएगा आपको। राजस्थान में किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सवारी की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में दूसरी दूसरी लेपर्ड सवारी की शुरुआत है राजस्थान के जयपुर में हुई है। अगला प्रश्न कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ था। ये प्रश्न देखिए, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? पशुओं में प्रजनन है ये किस प्रकार का होता है? तो पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया प्राकृतिक भी होती है, पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया कृत्रिम भी होती है, पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से भी होती है। तो तीनों ही प्रक्रिया होती है पशुओं के प्रजनन में। अगला प्रश्न देखिए, धार क्या है? धार धार क्या है? अब धार तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में धार तो वो उसे कहते हैं सामान्य रूप से, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं धार तो उसको कहते हैं। पशुओं से जो दूध निकाला जाता है उसको कहते हैं धार। लेकिन वास्तविक तौर पे धार क्या होती है? गहरी घाटियां होती है। क्या होती है? ये गहरी घाटियां होती है। अगला प्रश्न देखिए, वन्य अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसी लकड़ी पैदा करने वाले कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। इसका आशय क्या है? इसका क्या आशय? वे पशुपालकों के लिए आरक्षित थे? ये बिल्कुल नहीं थे। पशुपालकों को यहाँ पर जाने की मनाही कर दी गई। किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही रहेगा ये। कोई भी पशुपालक इन आरक्षित वनों में जाकर के पशुओं को नहीं चरा सकता। उत्तर बी रहेगा इसका। अगला देखिए, टोंड दूध। अगला प्रश्न है, टोंड दूध है, टांड नहीं है। टोंड दूध में क्रमशः प्रतिशत और वसा, क्रमशः प्रतिशत वसा तथा प्रतिशत एसएनएफ कितना होता है? यानी वसा का और एसएनएफ का प्रतिशत कितना होता है? टोंड दूध की बात करें तो टोंड दूध के अंदर वसा का जो प्रतिशत होता है ये 3% होता है। कितना होता है? ये 3 होता है। और जो एसएनएफ होता है ये कितना होता है? 8.5 होता है। इसी प्रकार अगर डबल टोन कर दिया जाए इसको, डबल टोन, तो वसा क्या हो जाती है? इसमें आधी हो जाती है और वसा इसमें बढ़ जाती है। तो 1.5% वसा रहेगी डबल टोन में, और एसएनएफ कितना रहता है? 9% का रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? यहाँ टोन का पूछा गया तो 3 और 8.5। ब्रायलर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रायलर मुर्गियां क्यों पाली जाती है? ध्यान रखिए, हमने बार बार इस बात का जिक्र कर लिया। मांस के लिए मांस के लिए मुर्गियां ये पाली जाती है। और किसे पाला जाता है? ज्यादातर नर को पाला जाता है। नर को पाला जाता है। ब्रायलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टेबल बर्ड के नाम से जाना जाता है, टेबल बर्ड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? पोल्ट्री फार्म का महत्वपूर्ण एक घटक नहीं है। तो पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को पाला जाता है तो उसमें सबसे पहले तो देखिए, गंदी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गंदी परिस्थितियां होगी तो मुर्गियां है वो बीमार हो जाएगी, बीमार होकर मर जाएगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण घटक यही नहीं होता इसके अंदर। फार्म की उचित परिस्थितियां होनी चाहिए, बिल्कुल उचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, रोग मुक्त नस्ल होनी चाहिए। रोग मुक्त नस्ल होनी चाहिए मुर्गों की। अगर किसी पक्षी के अंदर रोग की आ जाता है तो उसे उन पक्षियों से अलग कर देना चाहिए जो पक्षी स्वस्थ है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा गंदी परिस्थितियां। अगला प्रश्न है कि मादा मुर्गी को क्या कहा जाता है? मादा मुर्गी को किस नाम से जाना जाता है? तो मादा मुर्गी को कहते हैं मुर्गी, और नर मुर्गी को कहते हैं मुर्गा। ये नर मुर्गी को कहते हैं मुर्गा। ये सामान्य सा प्रश्न। अगला देखिए,
ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म का मुख्य क्या उद्देश्य होते हैं? ब्रॉयलर पक्षी क्यों पाले जाते हैं? किसके लिए? ये मांस के लिए पाले जाते हैं। किसके लिए पाले जाते हैं? ये मांस के लिए पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू पक्षी क्या है? यह एक विशेष क्षेत्र में रहता है, कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता घरेलू पक्षी का। ये एक विदेशी नस्ल? बिल्कुल नहीं, देशी और विदेशी दोनों पाल सकते हैं। मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला पक्षी होता है? हाँ बिल्कुल। घरेलू पक्षी क्यों पालते हैं? उससे मांस की भी प्राप्ति हो जाती है और मादा से अंडे की भी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा सी। इसके अलावा केवल प्रजनन के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं रखा जाता, प्रजनन के उद्देश्य से, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिकमट दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सिकमट दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 3.3 से 3.5%। उत्तर ए रहेगा इसका। अगला प्रश्न, किस दुग्ध दोहन विधि द्वारा थनों में गांठ पड़ने का भय रहता है? तो दूध निकालने की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है। एक तो हाथ से निकाला जाता है, दूसरा मशीनों से निकाला जाता है। और हाथ में तीन विधियां होती है, अंगूठे द्वारा, चुटकी द्वारा और पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है। प्रश्न पूछा गया कि थनों में गांठ पड़ने का भय होता है, तो ये अंगूठे द्वारा होता है। अंगूठा विधि से जब दूध निकाला जाता है तो थनों में गांठ पड़े हो जाती है और इससे क्या हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? थनैला रोग होने की भी पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.6, यानी 7 से कम होता है। ये भी आ जाता है ऑप्शन में, 7 से कम, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न आ जाता है, याद रखिए 6.6 ये 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। दूध में स्ट्रेट कप टेस्ट, ये स्ट्रेट कप टेस्ट किसके लगाया जाता है? ये जब थनों में गांठें हो जाती है, थनों के अंदर से दूध निकलना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मवाद आने लगता है, तो संभावना होती है थनैला रोग की। और थनैला रोग की जांच के लिए, यानी मेस्टाइटिस रोग कौन सा होता है? थनैला रोग ही होता है। तो इस रोग की जांच के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। उत्तर इसका ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन विधि का दोष है, कौन सा दोष होता है? मशीनों से अगर दूध निकाला जाए तो किस प्रकार की कंडीशन हो जाती है? तो इसमें क्या होता है? अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला रहेगा, अस्वस्थ दूध उत्पादन होता है, अस्वस्थ दूध का उत्पादन भी होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो प्रकार से ये दूध निकाला जाता है, मशीनों से भी निकाला जाता है, पूर्ण ये मशीनों से और हस्त दोहन विधि से भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया, मशीनों से अगर दूध निकाला जाए तो किस प्रकार की ये समस्या होती है? मशीनों से अगर दूध निकाला जाए तो किस प्रकार की ये समस्या हो सकती है? तो इसमें बताया गया, सबसे पहले अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की तो आवश्यकता हो भी सकती है, क्योंकि मशीनों के अलावा पशुओं की देखरेख करने का भी काम होता है। अस्वस्थ दूध उत्पादन होता है, अस्वस्थ नहीं होता, मशीनों से स्वस्थ दूध का भी उत्पादन होता है। यहाँ देखिए, यदि समय पर मशीन बंद न हुई तो खून निकल आएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रेशर होता है। मशीन में 600 mm पारे का प्रेशर दिया जाता है, तो उस प्रेशर से दूध निकाला जाए तो हो सकता है मशीन समय पर बंद न हुई तो खून भी, थनों से क्या हो जाता है? खून भी निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सी इसका रहेगा। डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन विधि है, डेयरी फार्म कचरे को किस प्रकार से उसका निपटान किया जाता है? तो कंपोस्टिंग, यानी खाद को गैस में बदलकर, रिसाइकलिंग और रेडरिंग, यानी उपयुक्त सभी इसके अंदर उत्तर रहेगा। तीनों ही विधि के द्वारा डेयरी फार्म कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? एक वयस्क गाय, जवान गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल चाहिए जिससे कि पशु आराम से रह सकता है? तो उसके लिए चाहिए 20 से 30 वर्ग फीट, 20 से 30 वर्ग फीट चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है, तो सबसे जो अच्छी ऊन भारतीय मेरिनो, जिसे कहा जाता है भारतीय मेरिनो भेड़ चोकला होती है। वो भारतीय मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? चोकला, और इससे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त की जाती है।
ऊन मंडी राजस्थान के अंदर कहां पर है, आप बता सकते हो ऊन मंडी कहां पर है राजस्थान के अंदर, ऊन मंडी है बीकानेर के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है भाई, बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए कि देखिए भेड़ की कराकुल नस्ल, ये भी प्रश्न आ जाता है कराकुल नस्ल किस पशु की है, तो किस पशु की है, भेड़ की है। भेड़ की कराकुल नस्ल की उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो ये मध्य एशिया की मानी जाती है, एशिया का मूल स्थान है इसका। साधारणतः गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, गाय और भैंस का साधारण रूप से तापमान होता है वो 37 डिग्री से 38 डिग्री के मध्य होता है, 37.6 डिग्री इक्वल, एकदम बराबर। तांबे जैसी लालिमा लिए, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है, ऐसी भैंस आपने देखी होगी जिसका रंग तांबे की तरह होता है, भूरा रंग होता है, किस प्रकार का होता है, भूरा रंग लिए बादामी रंग की नस्ल कौन सी होती है, तो वो नस्ल होती है भदावरी नस्ल। कौन सी होती है, भदावरी नस्ल। और सबसे ज्यादा वसा भी किसमें पाई जाती है, भदावरी नस्ल में पाई जाती है सबसे ज्यादा वसा, याद रखना है इस चीज को। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल होती है, और जिसकी जलेबी जैसे आकार, जलेबी जैसे सींग होते हैं वो कौन सी नस्ल होती है, मुर्रा नस्ल होती है। ठीक है, वो दंतिया आकार वाले सिंह किसके होते हैं, सुरती नस्ल के होते हैं, ये भी ध्यान में रखना, दंतिया आकार वाले सिंह किसके होते हैं, सुरती नस्ल के होते हैं। अगला प्रश्न, गाय के साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है, गाय के साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है, साधारण दूध होगा गाय का और ताजा दूध होगा तो उसका पीएच मान होगा 6.4 से 6.6। वैसे आपको सीधा सा पूछ लीजिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ये 6.6 होता है। गाय की बात की गई यहाँ पर 6.4 से 6.6 के बीच में गाय का दूध का पीएच मान होता है। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों के अंतर्गत आता है, तो काला हिरण वर्तमान में क्या होता है, लुप्त होता जा रहा है, कम है इनकी संख्या काले हिरणों की। तो ये किस प्रकार की है, ये प्रकार लुप्त प्रजाति की है, ये प्रकार की लुप्त प्रजाति है। अगला प्रश्न देखो, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं, तो सबसे पहले देखियो आप असंतुलित एवं अल्प आहार से मरते हैं, बिल्कुल ये सही कंडीशन है। कुछ कुछ जगहों पर चारवाएं नष्ट होने के कारण पशुओं को पूर्ण रूप से आहार नहीं मिल पाता, ये भी कारण होता है। दवा व चिकित्सा के अभाव से भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है, और परजीवियों के प्रकोप से भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है, उत्तर इसका डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, थार पारकर गिर व राठी किसकी नस्ल है, थार पारकर गिर और राठी ये किसकी है, गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, ये गाय की नस्ल है थार पारकर। इसका ये पाकिस्तान से इसका उद्भव माना जाता है, गिर का गुजरात से माना जाता है, राठी एक संकर्ण गाय है, तो ये गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ पशु में देखने वाले लक्षण क्या होते हैं, एक स्वस्थ पशु होगा तो उसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा आपको, उसकी त्वचा वो बिल्कुल चमकदार होगी, अगर रुखी है तो वह पशु अस्वस्थ है। सामान्य स्वास्थ्य सुंदर रहेगी, सतर्क आंखें रहेगी, चमकीली आंखें रहेगी, उपयोग से भी इसका उत्तर रहेगा, स्वस्थ पशु के अंदर ये सभी गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शराब बीमारी का कारण क्या है, एक प्रश्न तो पक्का ही मान लीजिए आप इस चीज में, प्रश्न ये जरूर आ जाएगा, ये कोई रोग का नाम दे दिया, जीवाणु का है, विषाणु है, या प्रोटोजोआ है, ये किस प्रकार का रोग है, तो एक प्रश्न 100% ऐसा आएगा। शराब बीमारी का कारण क्या है, शराब बीमारी का कारण है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण ये शराब रोग है फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका और मुंहपका रोग, हेतु बचाओ हेतु कौन सी वैक्सीन होती है, एफएमडी, एफएमडी रोग होता है ये। और एफएमडी रोग से क्या होता है, इसको बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, इससे खुरपका और मुंहपका डिजीज का ही यानी फुट माउथ डिजीज इंजेक्शन ही दिया जाएगा, तो यहाँ पर एफएमडी इंजेक्शन है ये दिया जाएगा खुरपका और मुंहपका रोग के अंदर। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई, वह कौन सी बीमारी है, तो ऐसा संसर्गिक रोग होता है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलना, नहीं बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैलना, यह संसर्गिक रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में रिंडरपेस्ट का टीका कब लगाया जाता है, रिंडरपेस्ट का टीका कब लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई भी किसी भी रोग का टीका हो मई और जून में लगाया जाता है, पहला जो टीका होता है मई और जून में लगाया जाता है, दूसरा टीका कब लगाया जाता है, दिसंबर में लगाया जाता है। या रिंडरपेस्ट की बात करें तो रिंडरपेस्ट का टीका वो कब लगाया जाएगा, जून में ही लगाया जाएगा। पशु में लेरिंग्स का कार्य क्या है, पशु में लेरिंग्स का कार्य क्या है,
तो लेरिंक्स के माध्यम से स्वर तंत्र में कंपन होता है, स्वर तंत्र प्रभावित होती है, तो ये ध्वनि को उजागर करते हैं पशु के अंदर। तो लेरिंक्स का काम क्या होता है, स्वर तंत्रिय का, लेरिंक्स का काम होता है स्वर तंत्रिय को प्रभावित करना। अगला प्रश्न देखिए, टोंड दूध में, ये प्रश्न पहले हम पढ़ चुके हैं, टोंड दूध के अंदर वसा कितनी होती है 3.0 और एसएनएफ कितना होता है 8.5, उत्तर इसका ए रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, मुख गुहा की आंतरिक सतह की विशेषता क्या है। मुख गुहा, जैसे ये पशु का मुंह हो गया, ये पशु का मुंह हो गया, ये इसका ये जो भाग होता है ये मुख गुहा का भाग होता है। तो इसकी जो विशेषता पूछी गई क्या होती है, काले रंग की होती है, ये कोई विशेषता नहीं है इसकी। गुलाबी श्लेष्मा झिल्ली से ढकी होती है, बिल्कुल से ये मुख गुहा है तो किससे ढकी होती है, गुलाबी श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई होती है। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है हीमोग्लोबिनुरिया, उत्तर रहेगा इसका बी, बड़ा लंबा सा शब्द है थोड़ा सा। अगला प्रश्न ये, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है, नेफ्रॉन इकाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है, तो जर्सी गाय के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन क्षमता होलिस्टीन फ्रीजियन में होती है, फ्रीजियन के अंदर, एचएफ। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या कितनी होती है। कर्तन दांत से ही उम्र का पता लगाया जाता है और ये जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी भाग में बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी नहीं है। कर्तन दांत की कुल संख्या होती कितनी है, कर्तन दांत की संख्या होती है 8, 4 जोड़ी होते हैं, 8 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधों के लिए, गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है। जंगली गधे सबसे ज्यादा किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जंगली गधे पाए जाते हैं वेलावदर राय उद्यान के अंदर, वेलावदर राय उद्यान के अंदर जंगली गधे पाए जाते हैं। कर्नाटक में पाए जाने वाले घुमंतु चरवाहे समुदाय का नाम क्या है। कर्नाटक के अंदर जो समुदाय पाए जाते हैं वो कौन सी है, तो कर्नाटक के अंदर कुसुमा, गुरुवा और गोला, ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक यानी नाटक कौन करेगा, नाटक वही करेगा जो गोल होगा, गोल गोल बातें करने वाला नाटक ही कर रहा है। धंगर, ये महाराष्ट्र की है भाई, धंगर ये भी महत्वपूर्ण है। गुजर बकरवाल, ये गुजर बकरवाल ये जम्मू एंड कश्मीर के गुजर बकरवाल, 1% इसमें से जरूर मिलेगा आपको गुजर बकरवाल का। अगला प्रश्न, मसाईलैंड का इलाका, मसाईलैंड का इलाका औपनिवेशिक शासन से पहले कहां तक फैला हुआ था। मसाईलैंड का, मसाईलैंड का इलाका औपनिवेशिक शासन से पहले कहां तक फैला हुआ था, ये फैला हुआ था उत्तरी केन्या से तिजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। उसके बाद में इसके 2 भाग कर दिए गए, तो उत्तरी केन्या से तिजानिया के घास के मैदान तक मसाईलैंड का इलाका फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। वीर्य का संग्रहण करने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का संग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रो, आपने देखा होगा अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो इंजेक्शन लिए रहते हैं एक टंकी के अंदर, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो भाई साहब जो भी मेरे यार मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। कौन सी ऋतु में आते हैं घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में, तो साइबेरियन सार्स आते हैं, ये शीत ऋतु में आते हैं और प्रजनन के लिए आते हैं। साइबेरियन सार्स है ये घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में शीत ऋतु में आते हैं और प्रजनन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम ये पारित हुआ था सन 2002 में। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज के कारण दूध है वो मीठा होता है, ये सबसे ज्यादा ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। किस दूध में पाया जाता है, ऑप्शन के आधार पर देखिए आप, ऊंटनी के दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है और उसी के कारण क्या होता है, इंसुलिन की
मात्रा वो सबसे ज्यादा होती है ऊँटनी के दूध में। राजस्थान में सीता माता अभियान प्रसिद्ध है किसके लिए? सीता माता अभियान ये प्रतापगढ़ के अंदर है और ये उड़न गिलहरी के लिए, रंग बिरंगी तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंपोर्टेंट ये उड़न गिलहरी। अगला प्रश्न, मसाई समाज, मसाई समाज में वरिष्ठ जन का कार्य क्या होता था? मसाई समाज में वरिष्ठ जन का कार्य होता है केवल, बुजुर्गों का काम क्या होता है समाज के अंदर? वर्तमान में तो इसकी दशा ही बदल गई, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था? शासन चलाओ और फैसले लो, शासन चलाओ और फैसले लो। रानीपुर वन्यजीव अभियान को, रानीपुर वन्यजीव अभियान को रेगिस्तान का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में आता है। ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पशुओं की आयु की गणना की जाती है, तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा था? वैसे तो 4 या 5 तरीके से पशुओं की आयु की गणना की जाती है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त तरीका होता है वो होता है दांतों की संख्या को देख करके, दांतों की संख्या को देख करके पशुओं की। वैसे तो सिंगों के छल्ले के द्वारा भी, सिंगों के जो छल्ले होते हैं, सिंगों के अंदर जो छल्ले बनते हैं, भैंस के अंदर तो ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन गाय के अंदर ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो भैंस के ये सिंगों के छल्ले को देखकर भी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सिंगों का क्या डी हॉर्निंग कर दी जाती है, सिंग काट दिए जाते हैं, तो दांतों से स्पष्ट पता चलता है कि पशु की आयु कितनी है। अगला प्रश्न देखो, रायका समाज की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? रायका समाज के लोग सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं और ये शुष्क के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहते हैं। रायका समाज की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? इसकी बस्तियों को कहते हैं ढांडी, ढांडी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गद्दी एक महत्वपूर्ण पशुपालक समुदाय है, किस क्षेत्र का है? गद्दी ये आता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हिमाचल क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अत्यधिक लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है? कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण का। गोडावण का घर किसे कहा जाता है? गोडावण का घर किसे कहा जाता है? तो ये क्षेत्र आता है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ये मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर का, जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, देश के विभिन्न भागों में बंजर भूमि नियम कब लागू किया गया था? बंजर भूमि नियम ये 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के मध्य ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं होता? इसमें टर्की, मुर्गी और बतख ये तीनों मुर्गी पालन में आते हैं, लेकिन गाय पशु हो गया तो ये मुर्गी पालन के अंतर्गत नहीं आता। ये देखिए, नर मुर्गियों को क्या कहते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था, मुर्गी, मादा मुर्गी को तो मुर्गी कहते हैं, नर मुर्गियों को किस नाम से जाना जाता है? मुर्गा कहा जाता है। चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार क्या है? चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार क्या है? तो चिकन पोल्ट्री फार्मिंग में प्रति बॉयलर दोनों ही पाली जाती है, सी इसका रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? ये भी प्रश्न हमने पढ़ा था कि गंदी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गंदी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सी रहेगा इसका सही। दुग्ध संरचना में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का, तो दूध के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 80% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी की मात्रा होती है, लगभग 80%। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है 3.5 औसतन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 से 5%, तो मान सकते हो आप गाय के दूध में प्रतिशत 3.5 से 4.5 के मध्य होना चाहिए। उपयुक्त इसका मापन है वो 4.5 का मापन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका कण आकार, निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? कौन से कण का आकार है सबसे बड़ा होता है दूध के अंदर? तो वो होता है वसा ग्लोबुल का। उत्तर है इसका डी। अगला प्रश्न, गौ पशुओं का सामान्य तापमान कितना होता है? गौ पशुओं का, गाय भैंस की बात करें तो दोनों का तापमान 38.7 डिग्री से 39 डिग्री तक होता है। प्रश्न अगला देखिए, संपूर्ण दूध के दही में, संपूर्ण दूध कौन सा होता है? ऐसा दूध जो पशु से निकाला गया स्वस्थ दूध होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। के दही में लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें लैक्टोज का प्रतिशत होता है दही के अंदर 4.6 से 5% तक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई करते हैं, तो दुग्धशाला के अंदर बर्तनों की सफाई किससे की जाती है?
दूधशाला के अंदर बर्तन में, किसी बर्तन में दूध निकाला जाता है तो बर्तनों में वसा वसा चिपक के रह जाती है, और वसा या तो गर्म करके बाहर निकलती है, तो यहाँ पर बर्तनों की सफाई की जाती है गर्म जल से। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? बकरी के दूध की बात करें तो 4 से 5% होता है, 4 से 5%। अगला प्रश्न, पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं किसके लिए? खाद्य के रूप में, ऊर्जा के लिए, और पशु चारे के रूप में पशु अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये भी हो जाए, पशु चारे के रूप में किस प्रकार से करेंगे इसका? तो देखिए, पशु की जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या तो उससे गैस बना लिया जाता है, या उसे खाद के रूप में खेतों में काम में ले लिया जाता है फसल उगाने के रूप में। तो यहाँ पर ये पशु चारा है, उसको रासायनिक उर्वरकता मिलती है, तो यहाँ प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। पशु आवास में, अगला प्रश्न देखिए, पशु आवास में कैडल शेड की दीवारों की ऊंचाई कितनी होती है? कैडल शेड की ऊंचाई लगभग 5 फुट की होती है। कितनी होती है? 5 फुट की होती है लगभग। गौशाला में साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो गौशाला में सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक, कीटनाशक में कौन सा लिया जाता है? मेलाथियान या पेराथियान का छिड़काव किया जाना चाहिए, ये भी सही है। दीवारों पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने का नीला तोता मिलाकर पुताई करनी चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर इसका उत्तर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाली जाती है? राठी गाय की नस्ल है वो किस जिले में पाली जाती है? तो राठी गाय सबसे ज्यादा मिलती है बीकानेर जिले के अंदर। और बात करें संभाग की, तो बीकानेर संभाग के सभी जिलों के अंदर मिलती है राठी गाय, सर्वाधिक बीकानेर के अंदर। मुर्रा नस्ल के, मुर्रा भैंस के गुण क्या होते हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस दूध देने वाली सर्वोत्तम नस्ल होती है, बिल्कुल। इसकी अवस्था 6% होती है और इसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न आ भी सकता है कि जलेबी के आकार वाली सींग की नस्ल कौन सी होती है? तो मुर्रा भैंस होती है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? कच्छ के रण में कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। इसकी उत्पत्ति कहां पर है? पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये कहां पर चली जाती है? कच्छ के रण में भी चली जाती है, गुजरात के। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? 1000 मुर्गियों की बात करें तो लगभग 0.25 एकड़ की, 0.25 एकड़ की भूमि की इसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार व चपटे सिंग पाए जाते हैं? मैंने पहले भी बताया था, सुरती नस्ल की जो भैंस होती है उसमें हंसिया के आकार के सिंग पाए जाते हैं, हंसिया के आकार के सिंग पाए जाते हैं। नीचे रह गया एक प्रश्न, जलेबी नुमा सिंह, ये तो देखते ही आप पहचान जाओगे। जलेबी नुमा सिंह, शरीर का रंग बिल्कुल काला रहेगा, कौन सी नस्ल रहेगी? मुर्रा नस्ल रहेगी। नीली रावी, यहाँ पर एक प्रश्न भी देखो, नीली रावी का रंग नीला नहीं होता। नीली रावी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सतलज और व्यास, सतलज या व्यास नदियों के आसपास इसका उद्गम होता है, और इनके पानी का रंग क्या होता है? नीला होता है। नीला पानी होने के कारण इसका नाम रख दिया गया नीली रावी। निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है? यहाँ पर देखिए, गाय की नस्ल पहले दिखा रखा है जर्सी होगी, ये किसकी है? गाय की नस्ल है। सुरती और जाफराबादी भैंस की, ये चोकला, ये भेड़ की बारबरी। बारबरी देखो, सबसे सुंदर नस्ल बकरी की बारबरी होती है, ठीक है। इसे ब्यूटी गोट कहा जाता है, सबसे सुंदर नस्ल होती है बारबरी नस्ल होती है, ये बकरी की नस्ल है भाई। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं की अस्वस्थता के लक्षण क्या होते हैं? पशुओं का लंगड़ाना अस्वस्थ होता है, अगर वो दीवार या खंभे पर अपना सिर मारता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का रोग है। असामान्य तरीके से घूरना, ये सभी अस्वस्थता के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, नवजात पशु की नाभि में सूजन आना या मवाद आना किस रोग का लक्षण होता है? नवजात पशु की नाभि में अगर सूजन आ जाती है या मवाद निकलने लगता है तो वो नेवल रोग होता है। कौन सा होता है वो? नेवल रोग, या उदर रोग भी बोलते हैं इसको, नेवल रोग। अगला प्रश्न, पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं? पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? तो शरीर का इसमें तापमान बढ़ जाता है, आंख और नाक से पानी आने लगता है, गोबर पतला होता है, रक्त के साथ आता है, उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। पोंखनी रोग भी इससे कहा जाता है। लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक क्या होता है? लंगड़ा बुखार एक ऐसा रोग जिसमें, ये भी प्रश्न एक बार आले से एग्जाम में आया था कि ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें पशु के पुट्ठे पर चीरा लगाने पर बदबूदार खून निकलता है, वो कौन सा रोग होता है? वो लंगड़ा बुखार होता है। कौन सा बुखार होता है? लंगड़ा बुखार।
इस रोग का रोगजनक कौन सा होता है? इसमें होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ये इसका रोगजनक होता है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। पशुओं में आफरे की समस्या हेतु निवारण, कौन सा निवारण होता है पशुओं में अगर आफरा आ जाए? आफरा क्यों होता है? हरा चारा अधिक खाने पर। तो आफरे का निवारण होता है सामान्य सा तारपीन का तेल देना चाहिए पशु को। अगला प्रश्न, लघु आंतर में सक्रिय अवशोषण होता है। लघु आंतर में सक्रिय अवशोषण होता है, किसका होता है सक्रिय अवशोषण? तो ग्लूकोज का भी होता है, अमीनो अम्ल का भी होता है, सोडियम का भी होता है। उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, रीमा ओरिस किसके द्वारा घिरी होती है? रीमा ओरिस है, ये किसके द्वारा घिरी होती है? ये होठों से घिरी होती है, पशु के या होठों से घिरी हुई होती है। निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है इसके अंदर? पाचन तंत्र का पलिया, पलिया ये पाचन तंत्र का भाग नहीं होता। प्रथम गिरवा केशरुका को कहते हैं, प्रथम गिरवा केशरुका को एटलस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? एटलस। अगला प्रश्न देखिए, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है। दूध में अगर स्टार्च की मिलावट की जाती है तो उससे उसकी जांच की जाती है आयोडीन विलियन के द्वारा, आयोडीन विलियन के द्वारा। हाँ, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। अविकालीन भेड़ की नस्ल किससे तैयार की गई है? ये मालपुरा और रेम्बुलेट के संकरण से पैदा की गई है अविकालीन भेड़। बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक परिमोलर दांत निकल आते हैं, कब निकल आते हैं? तो बछड़े के अंदर 1 माह के अंदर, 1 माह में ये दांत निकल के आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गाय के पाली में यानी इंटरेस्ट में आने पर, ताव में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय कितना होता है? तो गाय का अगर कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो ताव के अंतिम जो 8 घंटे होते हैं, या कह सकते हैं 12 से 8 घंटों के बाद, 12 से 8 घंटों के बाद पशु को कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न, ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकार कैन्युला ये होता है आफरे से संबंधित है, यानी टेम्पेनाइटिस आफरे से संबंधित रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है? कौन से पदार्थ को लिया जाता है? तो बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है। उत्तर इसका ए रहेगा। और इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है भाई, गायों का गर्भकाल कितना होता है? तो 9 माह 9 दिन। याद रखिए इस चीज को, प्रश्न ये भी आ सकता है 9 माह 9 दिन का गर्भकाल होता है, किसका? गाय का होता है। अब 9 के अंदर कितने दिनों, 9 माह के अंदर कितने, लगभग 270 30 दिनों के माने तो, और 270 और 9 289 दिन होते हैं, कुछ 31 महीने भी आते हैं। तो इक्वलिटी इसके अंदर कितना होता है? 280 से 285 दिनों का गाय का गर्भकाल होता है। आपके सामने इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने प्रस्तुत की है, परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।